नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 8th क्लास का है और वो हिस्ट्री का चैप्टर है। वो जो चैप्टर मैं ले रही हूँ वो दो पार्ट्स में है। और पहला जो पार्ट है मतलब नाम दोनों को वही होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज उसको करेंगे। फर्स्ट फेज जो है वो है द नेशनल मूवमेंट। ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट जो था वो हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं, लाजमी है कि वो कब हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था वहाँ पर राजनीतिक जो जागरूकता है वो बहुत ज़्यादा आई थी और धीरे धीरे वो इतनी बढ़ गई कि फिर उसने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी। एक्चुअली क्यों ये शुरू हुआ, ये कैसे हुआ। तो जब आप बात करते हैं तो लोगों ने कब एक होकर सोचना शुरू किया भारत में, कब उन्होंने रीजनल बाउंड्रीज को हटाया और सब उन्होंने एक सिंगल नेशन की बात की और उन्होंने अपने आप को इस नेशन का एक हिस्सा माना। तो जब हम इस सारी फीलिंग को, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कब उनके अंदर आई, तो उसके आने का क्या रीज़न था। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रीजंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअली जो था कि जो सोसाइटी के सारे सेक्शन, कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी, वो सफ़र कर रहा था ब्रिटिश रूल के अंदर। वो कैसे कर रहा था, जैसे जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे वो हाई टैक्स पे कर रहे थे और जो फैक्ट्री वर्कर थे उनको बहुत कम वेजेस मिल रही थी। उसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश जो थे वो बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी थी एजुकेटेड इंडियंस के लिए वो बहुत बहुत लिमिटेड थी। और इंडिया वॉज मेड टू पे फॉर द अपकीप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड फॉर द वॉर्स डेट ब्रिटेन फाउट। यानी कि इसका मतलब है कि जो जितनी भी लड़ाइयाँ ब्रिटेन लड़ रहा था उसके अंदर वो भारतीयों को भी शामिल कर रहा था, मगर उससे हमें कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था। ठीक है। इसी के साथ ही साथ वो यहाँ का जो वेल्थ है वो ड्रेन करे जा रहा था। यानी कि यहाँ से वो क्या करता था, यहाँ से वो कच्चा माल लेता था, रॉ मटेरियल लेता था और उसे वो ब्रिटेन में भेजता था। फिर वहाँ जो औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था वहाँ पर वो माल फैक्ट्रीज में बनता था और उसके बाद मार्केट भी उनको भारत का ही चाहिए था। यानी कि यहाँ पर वापस वो भेज रहा था और वो बिक रहा था। इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश जो थे वो अपने आप को सुपीरियर रेस के समझते थे और हमें भारतीयों को जो है वो इन्फीरियर वन समझते थे। और बहुत सारे पार्क और हॉस्पिटल ऐसे थे जो रिजर्व कर रखे थे सिर्फ यूरोपियंस के लिए। और इवन ट्रेन्स के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट ऐसे होते थे जो रिजर्व होते थे ओनली फॉर वाइट पीपल और इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन दैम। तो इतने सारे फैक्टर थे जो लोगों को तंग कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो अब मैं इसके एक एक पैराग्राफ को लूँगी और उसमें आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो मैं पैराग्राफ ले रही हूँ या टॉपिक ले रही हूँ वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अब बात आती है कि इंडिया जो था बहुत सारी कमियां थी ब्रिटिश रूल में, मगर एक चीज़ अच्छी हुई कि पूरे भारत को उसने यूनिफाइड किया अपने अंडर में, क्योंकि उसको तो पूरे भारत के अंदर अपना जाल फैलाना था। तो उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद जो लॉज बने, चाहे वो थ्योरी में ही बनाए गए, उनको भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं रहे, मगर फिर भी वो बने पूरे देश के लिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक लाइफ को इंडिया की इंटरलिंक्ड किया। ठीक है। और पूरा नई नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को वो किया। वो कर सारा का सारा अपने फ़ायदे के ले रहे थे, मगर वही वाली बात है ना कि जब वो कर रहे थे तो थोड़े बहुत फ़ायदे के छींटे भारतीयों पर भी पड़े और कम से कम सोच तो भारतीयों की एक जैसी रही। और जो पूरे अलग देश के अलग अलग पार्ट्स के जो लोग थे वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे इनकी इंडस्ट्रीज़ में। और वो जब ट्रेन्स, आपको पता है ट्रेन इतनी इम्पॉर्टेंट रोल ट्रेन ने प्ले किया, क्योंकि इस ट्रेन से क्या हो गया, एक चीपर माध्यम था एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का। तो उसने और लोगों को मदद की एक साथ आने में। और यहाँ पर आकर वो ना एक चीज़ सोचने लगे, ना तो वो अपने कास्ट के बारे में सोच रहे थे, ना अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच
सोच रहे थे, ना आपकी रीजनल फीलिंग उनको तंग कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत वीकर होती चली गई लोगों के अंदर। एक फीलिंग आई टुगेदरनेस की, जो कि बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया नेशनल मूवमेंट में। इसके साथ ही साथ टेलीग्राफ हो, पोस्टल सिस्टम हो, इन सब लोग चीज़ों ने मिलकर हेल्प की लोगों की कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। और उसके बाद उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ हुई। कौन सी चीज़? वो चीज़ थी कि उन्हें जो उनकी सारी सफरिंग है या सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, वो है ब्रिटिश रूल। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर नेशनलिज्म की भावनाओं को बहुत ऊपर किया और उनके अंदर जगाया। सेकंड जो पैराग्राफ या मैं पार्ट ले रही हूँ इसका, वो है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन को जो ब्रिटिश लाए थे वो अपने फ़ायदे के लिए लेके आए थे। उनको लग रहा था कि भाई सारा का सारा ब्रिटेन तो वो इंडिया में ला नहीं सकते थे अपने काम के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अगर हम मॉडर्न एजुकेशन भारत में देंगे तो हमारे बहुत अच्छे क्लर्क तैयार होंगे। और उन इंडियंस को हमेशा रखते लो पोस्ट पे थे, वो कभी भी उनको सीनियर पोस्ट नहीं देते थे। और उनको लगता था कि अगर ये वेस्टर्न थॉट सुनेंगे तो ये हमारे और ज़्यादा लॉयल होंगे। समझे? मतलब आप इंग्लिश सुनोगे, सब कुछ करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, तो और हम उन्हें कहेंगे कि भैया आप तो सिविलाइज नहीं थे, हमने आपको सिविलाइज कर दिया, तो वो ना हमारे एहसानों के तले हमेशा दबे रहेंगे। तो ये चीज़ भी उनकी थी। मगर भाई होता क्या है, कई बार ना आप करने कुछ और जाते हो और जाता है। भाई इन्होंने तो ये सोचा था कि भारतीय हमारे प्रति बहुत लॉयल हो जाएंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। क्या बहुत सारे लोग लॉयल भी हुए, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वफादार भी रहे, मगर ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या हुआ, उन्होंने जैसे वेस्टर्न आइडियाज़ को पढ़ा, इंग्लिश को पढ़ा, तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के, फ्रांस के, अमेरिका की हिस्ट्री को भी पढ़ना शुरू कर दिया, न्यूज़ को भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो उनके थॉट अब आने लगे कि नहीं भाई, इक्वलिटी एक होता है, यानी कि समानता हमें चाहिए, स्वतंत्रता हमें चाहिए। तो वो सारे थॉट के दरवाजे उनके आगे भी खुलने लगे। और वो बहुत सारा जो लिटरेचर पढ़ रहे थे, कहानियाँ पढ़ रहे थे, उन्होंने उन्हें कहा कि नहीं भाई, ब्रिटिश से अभी हमें छुटकारा लेना ही लेना है। ठीक है? तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्योंकि अलग अलग लोग थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, उनको यूनिफॉर्म करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी। और वो लैंग्वेज जो उनकी जो डैम बनी, वो बनी इंग्लिश। यानी कि अब लोग अपने थॉट एक दूसरे से बताने लगे इंग्लिश के थ्रू। तो इंग्लिश ने यहाँ पर बहुत जादुई काम किया। अब मैं बात करती हूँ रोल ऑफ प्रेस। बहुत सारे ना प्रेस खुले, बहुत सारी मैगजीन निकलनी शुरू हुई। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो कई लोगों ने चोरी छुपे भी अपनी मैगजीन निकालनी शुरू की। तो जैसे मैं कुछ स्कॉलर्स की और राइटर्स की बात करूंगी यहाँ पर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कॉलर और राइटर थे, जिन्होंने अपनी पोइट्री और अपनी फिक्शन, अपने ड्रामा के थ्रू ना देशभक्ति की भावना को बहुत प्रबल किया, यानी कि बहुत बढ़ाया। और जो ये पता है एक्चुअली में क्या हुआ, एक साथ मासेस पर, यानी कि जन जो साधारण था, उन्होंने इस चीज़ को करा और उनके अंदर धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना बहुत बढ़ी। इसके बाद आती है इमीडिएट फैक्टर। बहुत सारे इमीडिएट फैक्टर थे, बहुत सारे ऐसे आए जो ऐसे कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई जो हम भारतीयों को पसंद नहीं आया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ दूंगी कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी ब्रिटिश गुड पर, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। या भाई आप ना जो सामान ब्रिटेन से मंगा रहे हैं तो वो आपको सस्ता है, मगर जो आप भारत से ब्रिटेन में भेजेंगे अपना, वो महंगा है। तो भारतीयों ने कहा इससे तो बहुत गड़बड़ होगी। अब क्या है, बाहर का ब्रिटिश का सामान यहाँ आता तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हमारी जो चीज़ें थी, अब हमारा है हाथ से बना हुआ, उसमें टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, तो लाजमी है कि वो महंगा है। और फिर जैसे अब खादी है, खादी को आपको रखना, उसको कलफ लगाना, प्रेस करना बड़ा मुश्किल है, मगर वहाँ से सिंथेटिक कपड़े आने लगे। जो सिंथेटिक कपड़े थे वो ईजी वॉश थे, ईजी वॉश करो और पहनो, ऊपर से डिज़ाइन इतना सारा, क्योंकि वो तो मशीनों से बन रहे थे। तो उसने बिल्कुल हमारा मार्केट चौपट कर दिया। जब
पेट पे लात पड़ती है तभी हम जागृत होते हैं। इसी से जब जनसाधारण के पेट पे लात पड़ी और लगातार हम पे वो हो रहा था कि हम ऐसी खेती करें, हम पर दुनिया भर के वो टैक्सेस किसानों पे लगाए जा रहे थे जिससे कि हम बिल्कुल हाथ हमारे ख़राब हो रहे थे। तो भाई जब अब क्या करना है, तो हमें ये था कि ब्रिटिश से अब हमें पीछा छुड़ाना है। इसके साथ ही हाँ, जब मैं बात करती हूँ तो और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए जो कि हमें बहुत तंग किया। जैसे एक एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, एक था आर्म्स एक्ट 1878। तो ये सारे जो एक्ट थे, इन्होंने ना जैसे भारतीयों को आर्म्स रखना मना कर दिया, भाई आपको लाइसेंस हम नहीं देंगे तो आप नहीं रखेंगे। इसी तरीके से आप सारे समाचार पत्र नहीं निकाल सकते, भैया इस पर भी सेंसरशिप है और ये भी, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा उसमें गया। और इसी के साथ एक और हथौड़ा पड़ा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने। 1883 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो सर इल्बर्ट ने किया था, इसीलिए इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोविज़न था कि ना ये बोला गया कि अब भारतीय जज जो हैं वो इंग्लिशमैन का केस सुन सकते हैं। जैसे ही ये आया, देखिए हमें कितना नीचे समझते थे वो लोग, जैसे ही ये आया उन्होंने मना कर दिया। सब यूरोपियंस ने इंग्लिशमैन ने इसके अपोज में कहा कि नहीं, भारतीय जज हमारा जो केस है वो नहीं ले सकते। इसलिए मजबूरी में इस जो कानून को गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। तो ये प्रूफ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन को अपने मुकाबले कहीं पर भी नहीं समझते थे। अच्छा, अब बात आती है कि कैसे एक्चुअली में कैसे एक साथ यूनाइट होके हमने करा। तो इसके लिए बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, बहुत सारी एसोसिएशन बनी जो 1850 में शुरू हुई। कुछ मैं नाम लूँगी, जैसे एक थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और एक था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और एक था क्या कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सारी एसोसिएशन बनती रही और इन्होंने कुछ काम भी किया, जब आगे भी बढ़े। मगर सबसे मेन जो एसोसिएशन जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इतना आसान नहीं बनना था। एक्चुअली में कांग्रेस को जो बनाना था वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। और इसे बनाने वाला कौन था भाई? इसे बनाने वाले थे सर A.O. ह्यूम, जो एक इंग्लिश रिटायर्ड ऑफिसर थे। और एक्चुअली में कांग्रेस का जो निर्माण हुआ वो किस लिए हुआ? ये ना एक तरीके से कुकर की सीटी की तरह था। अब मैं समझाती हूँ कुकर की सीटी कैसे। भाई देखिए, अब जो भारतीय थे उनके मन में लगातार इनके ब्रिटिशर्स के अपोज की भावना आ रही थी कि ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं क्या। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा खिलौना जैसा दे दिया जाए कि सब लोग मिलें, बात करें और हमें रिक्वेस्ट करें, हमें पिटीशन दें और ये सारा दें। हम उनमें से जो सबसे इजी मांग है वो मान लिया करें और ये शांत हो जाएंगे। तो इससे ये फटेंगे नहीं और ये दोबारा से 1857 वाला रिवॉल्ट नहीं चाहते थे, समझे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जैसे सीटी क्या करती है, प्रेशर को बाहर निकाल देती है तो कुकर में चीज़ भी बन जाती है और कुकर फटता नहीं है। तो वैसी ही सीटी के रूप में कांग्रेस हमारे सामने आई और इसीलिए कांग्रेस की जो स्थापना है वो सर A.O. ह्यूम ने 28 to 30 दिसंबर के बीच में करी, बॉम्बे में करी। और ये कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और इसको करीब करीब 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था और इसके अंदर उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे लोग थे। और ये सारे लोग जो थे मॉडरेट कहलाए। मॉडरेट और एक्सट्रीम का मैं अभी, रेडिकल का मैं आपको अभी बताऊंगी जो मैं आगे आ रही हूँ। बेसिकली शुरू में जो कांग्रेस की नीतियाँ थी वो क्या थी कि आपको एक साथ एक मंच पे सारे भारत से लीडर्स को लाना है और अपना जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब बात आती है कि शुरू के 20 साल कांग्रेस ने क्या किया। शुरू के 20 साल मैं कहूँगी तो ये मॉडरेट फेज़ कहलाए। मॉडरेट फेज़ का मतलब है कि ये बहुत ईजी वे में करते थे। ये क्या करते थे, इन्होंने क्या चाहिए था इनको, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, और वेलफेयर प्रोग्राम, फिर
प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जो इंडियंस हैं उन्हें हाई पोस्ट पे रिकमेंड किया जाए, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनमें इनको पोजीशन दी जाए, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो है इंडिया में भी हों, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं हों, और इकोनॉमिक पॉलिसी भारतीयों के लिए भी लागू की जाए, जो इंडियन वेल्थ का ड्रेन है उसे रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ थी। तो मैं मानती हूँ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सब ठीक है, मगर एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा ना, वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं, जस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इससे कई जो नेता थे उनके अंदर नाराज़गी भी आने लगी। जैसे मैं कुछ नेताओं के बारे में बात करूंगी, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और इनको हम नॉर्मल क्या कहते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये जो थे इनकी सोच थी, भैया हमारे देश में रह रहे हो, हमारे देश के अंदर शासन कर रहे हो, और हम आपसे भीख क्यों मांगे, हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया ये हमारा हक है और आप हमें दो, मगर वो सुन ही नहीं रहे। तो इसीलिए कांग्रेस के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि दो ग्रुप्स बन गए, एक मॉडरेट ग्रुप और एक रेडिकल ग्रुप। अच्छा, इसके साथ ही साथ ना बाल गंगाधर तिलक ने एक चीज़ कही कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके ही रहूँगा। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि मॉडरेट और रेडिकल फेस आए। अब बात आती है कि क्यों अलग हुए। इसी बीच क्या होता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया बंगाल बहुत बड़ा है और बंगाल पे गवर्नेंस इतनी आसान नहीं है, इसलिए हम बंगाल को दो हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, ठीक है। मगर आप सोचिए, इससे तो राइट शुरू हो गए, मुस्लिम हिंदू लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ये सारी चीज़ें जो थी वो बंगाल के विभाजन के बाद तो और उग्र रूप हो गया कि नहीं भाई, ब्रिटिशर्स हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे। इसी के साथ बात आती है स्वदेशी एंड बायकॉट। स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब होता है कि अपना, स्वयं का, मेरा, स्वदेशी मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो हम गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हमारे इंडियंस को यूज़ करना चाहिए, हमारा मार्केट आप बर्बाद मत करो। तो स्वदेशी पे जोर होने लगा, खादी यहीं तो आई थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और शब्द जो आया वो आया बायकॉट। बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, मतलब हम आपकी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, हम बायकॉट करेंगे इंग्लिश चीज़ों का, ठीक है, और अपनी चीज़ों को अपनाएंगे। तो इस तरीके से हुआ। अब बात आती है जो इस फेस में मैं पढ़ा रही हूँ, वो आता है सूरत स्प्लिट, यानी कि कांग्रेस का विभाजन। ये हुआ 1907 में। कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वो सेशन जो था साल में एक बार होता था, और वो जहाँ जो होता था उस जगह के नाम से उस अधिवेशन को जाना जाता था। तो ये अधिवेशन सूरत में हुआ था, इसलिए हुआ। तो यहाँ पर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, एक मॉडरेट और एक रेडिकल, ठीक है। और फिर इन्होंने काम किया। इन बिटवीन मैं बताऊंगी कि 1906 में मुस्लिम लीग का भी जन्म होता है। अच्छा, मगर आपको पता है कांग्रेस फिर अलग अलग होके भी काम ठीक से नहीं कर पाए। दोनों गुट्स को लगा कि हमको एक होना है, इसीलिए 1916 लखनऊ जो सेशन था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें कांग्रेस दोबारा से रीयूनिट हो गई। अच्छा, अब मैं एक रिफॉर्म के बारे में बात करूंगी। एक रिफॉर्म आया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इट इज़ 1909 में। और इसमें क्या कहा गया, इसमें सबसे पहले एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोड्यूशन हुआ, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एक अलग वो दिया जाएगा, चुनाव वहाँ अलग होंगे और वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा, यहाँ हिंदू खड़े होंगे, वहाँ मुस्लिम खड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ बांटने की दर शुरू हो गई। बाद में जो इसका अंत हुआ 1947 में, हमारा जो भारत का बंटवारा, वो इन्हीं सब रिफॉर्म्स की देन थी। अच्छा, मगर इन सब पूरे फेस में जो हो रहा था, रेवोल्यूशन वाले नेता भी आ रहे थे पंजाब में। जैसे एक मैं बात करूंगी, बंगाल में बहुत सारे ऐसे नेता हुए जो इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे और बहुत बुरी तरीके, जैसे खुदीराम बोस थे। अच्छा, गदर पार्टी का इन्वेंशन हुआ। और इन सब में जब मैं इनकी बात करूंगी तो महात्मा गांधी भी आए। उसका जो मैं वीडियो है सेकंड, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है सेकंड फेज, उसमें बताऊंगी मैं आपको। तो आई होप कि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हो। अगर कहीं आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आप मुझे बताएं, मैं उसको आगे और डिटेल में समझा दूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।